वेलकम टू नव चैतन्य। आपका स्वागत है लर्निंग और नॉलेज की दुनिया में। सोचिए, एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया की शक्ल बदल दी, कई क्रांतियों को जन्म दिया और आज भी हर जगह इस पर बहस होती है। चलिए आज समाजवाद के इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। समाजवाद के दिल में ना यही एक सरल सा लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत बसता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का वादा है जहां लोगों की जरूरतें मुनाफे से कहीं ऊपर है। तो आखिर ये बड़ा विचार है क्या? चलिए सेक्शन 1 में इसकी बुनियाद को समझते हैं और देखते हैं कि ये बाकी इकोनॉमिक सिस्टम से अलग क्यों है। देखिए, इसका जो मेन गोल है ना, वो बहुत सीधा सा है। प्रोडक्शन के साधन मतलब जमीन, फैक्ट्री, इन सबको कुछ लोगों के हाथ से निकालकर पूरे समाज के कंट्रोल में लाना। यानी साफ शब्दों में कहें तो देश के रिसोर्सेज किसी एक की जागीर ना हो, बल्कि सबके हों। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है सरकारी स्वामित्व, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज हैं वो समाज के हैं, किसी एक इंसान के नहीं। फिर आता है सामाजिक न्याय। इसका मकसद है कि पैसा कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा ना हो जाए और अमीर गरीब का फर्क कम हो। और तीसरा कीमत निर्धारण, यानी जरूरी चीजों के दाम मार्केट नहीं सरकार डिसाइड करती है, ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके। अब हर विचार का एक इतिहास होता है ना? तो सेक्शन 2 में चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि समाजवाद की जड़ें आखिर हैं कहाँ और ये ग्लोबल मूवमेंट बना कैसे। ये विचार बस हवा में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये 19वीं सदी की उस कठोर सच्चाई का एक सीधा रिएक्शन था, जब फैक्ट्री में मजदूरों से घंटों काम करवाया जाता था और बदले में उन्हें मिलता क्या था? बहुत कम पैसा। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि ये विचार कितनी तेजी से फैला। सोचिए 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश हुई और देखते ही देखते 1917 की रशियन रेवोल्यूशन तक ये आइडिया सिर्फ किताबों में नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल फोर्स बन गया। लेकिन जब समाजवाद पूरी दुनिया में फैला ना, तो इसने एक ही रास्ता नहीं पकड़ा। सेक्शन 3 में इसके 2 अलग अलग रूप देखते हैं। मंजिल तो एक जैसी थी, पर रास्ते बिल्कुल अलग। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ है साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह खत्म करने और क्रांति के जरिए यानी रेवोल्यूशन से सत्ता हासिल करने की बात होती है। और दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये इलेक्शंस के जरिए पावर में आकर लोगों के भले के लिए काम करने पर जोर देता है। और हाँ, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मौजूद रहती है। तो सवाल ये है कि 21वीं सदी में समाजवाद कैसा दिखता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जहां हम देखेंगे कि इस आइडिया ने आज की दुनिया के हिसाब से खुद को कैसे बदला है और इसके नए चेहरे कौन से हैं। चीन का केस देखिए। उन्होंने 1978 की ओपन डोर पॉलिसी के बाद एक बड़ा ही अनोखा, एक हाइब्रिड मॉडल बनाया। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल कंट्रोल तो है, लेकिन इकोनॉमी मार्केट की आज़ादी के साथ चलती है। अब चलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन और नॉर्वे। यहाँ का मॉडल बिल्कुल अलग है। लोग हाई टैक्स देते हैं और उस पैसे से सरकार सबको वर्ल्ड क्लास फ्री हेल्थ केयर और एजुकेशन देती है। एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट कह सकते हैं। और फिर है हमारा भारत। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद से हमने एक बैलेंस बनाने वाला रास्ता चुना है। यहाँ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी है और साथ ही फूड सिक्योरिटी एक्ट और मनरेगा जैसे समाजवादी विचारों से जुड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हैं। इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस पूरे सफर के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? चलिए आखिरी सेक्शन 5 में समाजवाद की इस विरासत को समेटते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए कुछ खास बातें दोहरा लेते हैं जो याद रखनी जरूरी हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म का विचार कार्ल मार्क्स ने दिया। पहला सोशलिस्ट स्टेट बना सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, और आज भी क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में इसके पुराने मॉडल्स देखे जा सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी विरासत क्या है? वो है ये सोच कि इकोनॉमी का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि इंसानों की भलाई होना चाहिए। और यहीं पर समाजवाद की विरासत हम सबके लिए एक बुनियादी सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी इकोनॉमी का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ मुनाफा कमाना या फिर इंसानी भलाई को सुनिश्चित करना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल नॉलेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।